नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड वैक्सीन अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध होने की संभावना। आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। दशहरा पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 70वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग चिकित्सा अस्पताल यूएन मेहता हृदय रोग विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों के किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सूर्योदय परियोजना किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगी। शुरू में ये योजना गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों में चलाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि हमें प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र को अपनाना होगा। सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में यूएन मेहता हृदय रोग विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस अवसर पर एक टेली कार्डियोलॉजी मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की। यूएन मेहता हृदय रोग विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में 470 करोड़ रुपए की लागत से नई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब यहां बिस्तरों की संख्या 450 से बढ़ाकर 1250 से ज्यादा कर दी गई है। यहां हृदय रोगियों के लिए अब 550 आईसीयू बिस्तर, 15 कार्डियक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 6 कार्डियक कैथ लैब उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात में 21 लाख लोगों का इलाज किया गया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं। उनका भी लाभ गुजरात को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। श्री मोदी ने जूनागढ़ में गिरनार में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भी किया। 130 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से इस ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों से मास्क का उपयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की भी अपील की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगा। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 70 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल संख्या के 81% लोग ठीक हुए हैं। इन राज्यों में देश के 48% से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 89.78% है। फिलहाल देश में कुल 6,80,000 मरीज हैं। अब तक 78 लाख से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में सबसे कम संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देश में इस महामारी से मरने वालों की दर 1.51% है। ये विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है। दिल्ली में कल 4,116 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,52,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में अब तक 3,19,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं। कल 3,614 लोगों को कोरोना उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 36 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 6,225 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल 26,467 लोगों का कोरोना इलाज चल रहा है। बिहार में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.36% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 4.58 अधिक है। राज्य में उपचाराधीन लोगों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इस समय 10,879 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुल 1,99,521 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। बिहार में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना जांच की जा रही है। गुजरात में कल 1,021 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.37% हो गई है। गुजरात में कल 6 मरीजों की मृत्यु हुई, जो पिछले 6 महीने में लगातार तीसरे दिन सबसे कम मृत्यु है। राज्य में अब तक कुल 3,682 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,66,254 हो गई है। दूसरी ओर 1,48,585 मरीज अब तक इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,013 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 56,91,000 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। कल संक्रमण के सबसे अधिक 237 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 177 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में 13,987 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 71 मरीज वेंटिलेटर पर है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में कल रिकॉर्ड 1,12,545 लोगों का कोरोना परीक्षण किया गया। अब तक कुल 72,81,090 कोरोना नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में लगातार 10वें दिन नए संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7,378 हो गई है। कल राज्य में 4,471 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 86,749 मरीजों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कल कोरोना से 52 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में इस महामारी से अब तक 10,873 लोगों की जान गई है। आकाशवाणी से कोरोना महामारी पर विशेष बातचीत में चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन ने लोगों से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। घर से पहले निकलने से पहले हमें ये ध्यान में रखना कि कोविड गया नहीं है। जितने भी हमारी दिशा निर्देश हैं इस विषय में, जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना, हाथ का धोना
और मास्क का सही इस्तेमाल करना, इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है। जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है। घर में ही त्योहार मनाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें। कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों का लगातार समर्थन मिल रहा है। फिल्मी हस्तियों से लेकर खिलाड़ी तक इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला मेघा परमार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। जय हिंद, मेरा नाम मेघा परमार है। जिस तरह से पूरी दुनिया में भी महामारी फैली हुई है कोरोना, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें। हमेशा घर में अंदर आने के बाद हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम में सीमा चौकियों पर जवानों से चर्चा करेंगे। वो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री सिंह आज सिक्किम में दशहरे पर शस्त्र पूजा में शामिल होंगे और सीमा सड़क संगठन की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार ने इस बल को और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि वर्तमान सरकार आईटीबीपी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रेड्डी ने कहा कि सीमा सुरक्षा के अलावा ये बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा विदेश में शांति मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड वैक्सीन अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध होने की संभावना। आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। दशहरा पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हराया। आयकर विवरण दाखिल करने में व्यक्तिगत करदाताओं को और राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। पहले ये 30 नवंबर थी। जिन करदाताओं के खातों की लेखा परीक्षा जरूरी होती है, वे 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विनिर्दिष्ट घरेलू लेन देन करने वाले करदाता आयकर विवरण और रिपोर्ट अगले वर्ष 31 जनवरी तक दे सकेंगे। कर लेखा परीक्षा सहित सभी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। छोटे और मध्यम वर्गीय करदाताओं को दूसरी बार राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर का भुगतान 31 जनवरी 2021 तक करने की छूट दी गई है। सरकार ने फॉर्म 9 और 9A में वार्षिक जीएसटी रिटर्न तथा फॉर्म 9C में सामंजस्य विवरण भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। फॉर्म 9 और 9A में वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरना उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक है जिनका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम था। वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 9C भरना भी 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए वैकल्पिक है। सरकार को कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन और पाबंदियों को लेकर अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कई अनुरोध मिले थे। देश के कई भागों में सामान्य व्यापार अब भी शुरू नहीं हो सका है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर है। प्रचार बंद होने में अब केवल 2 दिन बचे हैं। इस चरण में 16 जिलों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखीसराय और बिहारशरीफ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी बिहार के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग रहा है। इसका मतलब सरकार में आने पर फिर वे पुराने शासनकाल को दोहराएंगे। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी शासन की आलोचना करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान कैसा शासन था। उधर आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने जमुई, मुंगेर और बांका में एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने नीतीश कुमार को 15 साल बिहार की सत्ता सौंपा, लेकिन उन्होंने न तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया और न ही रोजगार सृजन के लिए बिहार में कल कारखाने लगाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने 15 वर्षों के काम का हिसाब देना चाहिए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत वामपंथी दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार रैली और रोड शो कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बिहार में कल शाम चुनाव प्रचार के दौरान शिवहर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार सहित 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि ये घटना शिवहर जिले के हाथसर गांव में शाम करीब 7 बजे हुई। 10 अज्ञात हमलावरों ने जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर दिया। भीड़ ने एक हमलावर को पकड़ लिया और उसे पीटकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि पहली नजर में 2 गुटों की आपसी लड़ाई इस घटना का कारण नजर आती है, क्योंकि शिव नारायण सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में धान की खरीद जारी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अब तक लगभग 136 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 24% ज्यादा है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष पंजाब में लगभग 88.5 लाख टन धान की खरीद की गई है, जो धान की कुल खरीद के 65% से भी ज्यादा है। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25,625 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर की खरीद की गई है, जिससे लगभग 11,57,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए 45,10,000 टन दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपने नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6 करोड़ 43 लाख रुपए मूल्य के बराबर 894 टन मूंग और उड़द खरीदी है। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 871 किसानों को फायदा पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद भी की जा रही है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयदशमी या दशहरा पर्व रावण पर प्रभु राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दशहरा मनाते समय कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भगवान राम के पवित्र और सद्गुण संपन्न जीवन की याद दिलाता है, जो स्वयं सत्य, न्याय और नैतिकता के जीवंत प्रतिरूप थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जा रही है। उन्होंने मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर एक के लिए सफलता की कामना की है। उत्तर प्रदेश में विजयदशमी का त्योहार धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लोगों से उत्सव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जारी रखने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि विजयदशमी का त्योहार हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भांति आज रावण का पुतला दहन या रावण वध जैसे कार्यक्रमों का सार्वजनिक स्तर पर आयोजन नहीं किया जाएगा। रामलीलाओं का मंचन भी सार्वजनिक स्तर पर वृहद रूप में राज्य में नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोग अयोध्या में आयोजित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय रामलीला के द्वारा आभासी रूप में रावण वध को देख सकेंगे। सरयू तट पर आयोजित किए जा रहे रामलीला के मंचन में आम जनता को कोरोना काल में आने की मनाही है, लेकिन इस संपूर्ण मंचन का दूरदर्शन के डीडी नेशनल और डीडी भारती के माध्यम से रोजाना सजीव प्रसारण किया जाता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में आज 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कोरोना को देखते हुए सादगी और सीमित रूप से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समिति के सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले ने भी दीक्षा भूमि में आज लोगों को भीड़ न जुटाने की अपील की है। हर साल जिस तरह धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हम लाखों की संख्या में दीक्षा भूमि पर मनाते हैं, इस कोरोना महामारी के जागतिक संकट के पार्श्वभूमि पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति ने यह निर्णय किया है कि इस वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिन दीक्षा भूमि पर एकदम सादगी से मनाया जाएगा। सभी को विनंती करता हूँ कि आप भी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सुबह 9 बजे अपने अपने घरों में बुद्ध वंदना ले तथा बाबा साहब अम्बेडकर को मान वंदना दे। दीक्षा भूमि पर होने वाले कार्यक्रम सीधा प्रसारण आप दीक्षा भूमि नागपुर या YouTube चैनल पे देख सकेंगे। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को चिन्हित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों का आयोजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी किया जा रहा है। पूरी दुनिया में बौद्ध इस दिन को मनाते हैं, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयादशमी के अवसर पर 1956 में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। IPL क्रिकेट में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 126 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। कल खेले गए पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन के बड़े अंतर से हराया। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक बादल छाने की संभावना है। तापमान 3 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में हल्की बारिश और तेज आंधी या धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। तापमान 5 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक बादल छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। समाचार कक्ष से किरण शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद सिद्धार्थ। सरकार की 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की घोषणा को लगभग सभी अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्याज पर नहीं लगेगा ब्याज, किस्त भरने वालों को भी लाभ। दैनिक भास्कर लिखता है, कष्ट के दौर में भी किस्त चुकाने वाले कर्जधारकों को 5 नवंबर तक कैशबैक। हरिभूमि के शब्द हैं, लोन मॉरिटोरियम अवधि में ब्याज पर ब्याज देने से मिल गई मुक्ति। पंजाब केसरी लिखता है, अब कर्जदारों को दिवाली का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में 3 परियोजनाओं के उद्घाटन को दैनिक भास्कर ने सुर्खियों में देते हुए लिखा है, गिरनार में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे, 2 किलोमीटर
300 मीटर की दूरी 7.5 मिनट में तय होगी। नहीं चढ़नी होगी 5,500 सीढ़ियां। हरिभूमि के शब्द हैं, गिरनार पर्वत जाने के लिए रोपवे हुआ शुरू। आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ने पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, आईटीआर भरने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ी। सुविधा शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, कोरोना काल में पैदा हुई दिक्कतों के कारण लिया गया फैसला। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, देश में अब हर 100 टेस्ट में 5 से कम मरीज। 7 महीने में पहली बार कंट्रोल में आया कोरोना। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 90% ने दी कोरोना को मात। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। AQI अब 300 के पार। अमर उजाला लिखता है, दिल्ली एनसीआर में स्मॉग से राहत नहीं, कल से सुधार की उम्मीद। अयोध्या में 11 से 13 नवंबर के बीच दीपोत्सव के आयोजन पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, 5.5 लाख दीपों से जगमग होगी राम की नगरी, पिछले साल का गिनीज रिकॉर्ड टूटा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आज से श्रद्धालुओं के फिर से खुलने की खबर नवभारत टाइम्स में है। मंदिर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड वैक्सीन अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध होने की संभावना। आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। दशहरा पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।